साथियों नमस्कार। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में नलिटी ऑफ मैरिज को डिस्कस करेंगे। नलिटी ऑफ मैरिज से रिलेटेड हमारे पास दो सेक्शन हैं, दो प्रोविजन हैं। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज की बात करता है, शून्य विवाह। एंड सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, शून्य करणीय विवाह की बात करता है। तो देखिए सेक्शन 11 में वो कौन से ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स पर किसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो ग्राउंड हमारे सेक्शन 11 में दिए गए हैं, यदि कोई मैरिज सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1, 4th एंड 5th का वायलेशन करके की जाती है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 11 में नल एंड वॉइड मैरिज मानी जाती है। अब सेक्शन 5, 4th एंड 5th मैं आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफली इन्हें देख लेते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 मोनोगेमी की बात करता है। Neither party has a spouse living at the time of the marriage। मतलब विवाह के समय ना तो वर का कोई जीवित वधू होनी चाहिए और ना वधू का कोई जीवित वर होना चाहिए। मतलब सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 एक विवाह को मान्यता देता है। कोई भी हिंदू अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी मैरिज नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा करता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 का वायलेशन करके ऐसी कोई मैरिज की जाती है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 11 में नल एंड वॉइड मैरिज कहलाएगी। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 4 पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट द मैरिज बिटवीन द टू। जो दो पक्ष हैं, दो पार्टीज हैं, वो आपस में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है? वो सेक्शन 4 जब मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस किया था उस समय मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से यदि प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों के उल्लंघन में, उनके वायलेशन में कोई मैरिज की जाती है तो ऐसी मैरिज भी सेक्शन 11 में नल एंड वॉइड मैरिज डिक्लेयर की जाएगी, नल एंड वॉइड मैरिज मानी जाएगी। एंड सेक्शन 5 का सबसेक्शन 5 नो पार्टीज आर सपिंडाज ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट द मैरिज बिटवीन द टू। दोनों पक्ष सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर नहीं होने चाहिए। कोई कस्टम या रूढ़ी अलाउ करती है वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा प्रोविजन है कि पार्टीज आपस में सपिंड रिलेटिव नहीं होनी चाहिए, और यदि इसके वायलेशन में कोई मैरिज की जाती है तो ऐसी मैरिज भी सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज कहलाएगी। जहां तक सपिंड रिलेशनशिप की बात है तो मैंने आपको उस समय भी सेक्शन 4 में इसको डेफिनेशन दी गई है कि 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट थ्रू द मदर साइड एंड 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट थ्रू द फादर साइड। ये आपस में सपिंड रिलेटिव कहलाते हैं, और सपिंड रिलेटिव के बीच में मैरिज को प्रोहिबिटेड करता है सेक्शन 5 का सबसेक्शन 5। अब ये आपके 3 ग्राउंड सेक्शन 11 में है, इनके वायलेशन में कोई मैरिज होती है तो ऐसी मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगी। यानी कि ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज मोनोगेमी, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंड रिलेशनशिप। ये 3 ग्राउंड हैं, इनके वायलेशन में कोई मैरिज होती है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज कहलाएगी। सेक्शन 11 के बारे में एक बात और है, क्योंकि सेक्शन 11 ये कहता है कि सेक्शन 11 में ऐसी मैरिजेज ही वॉइड होंगी जो इस एक्ट के कमिटमेंट के बाद सोलेमनाइज्ड की गई हैं, जबकि सेक्शन 12 में वेदर
बिफोर एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड उन पर लागू होगा, लेकिन सेक्शन 11 में ऐसी मैरिजेज पर ही लागू होता है जिनका अनुष्ठापन, जिनका सोलेमनाइजेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। शून्य करणीय विवाह। देखिए, वैसे तो इसके डिफरेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता रहा हूं कि वॉइडेबल मैरिज एज वेल एज वैलिड मैरिज, यानी कि शून्य करणीय विवाह वैध विवाह के समान होता है जब तक कि कोर्ट में जाकर के इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करवा लिया जाए। जबकि वॉइड मैरिज वॉइड एब इनिशियो होती है, चाहे आप कोर्ट में जाएं या ना जाएं, वो प्रारंभ से ही शून्य होती है। हालांकि कोर्ट में जाकर के उसका डिक्लेरेशन करवा लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करवाया जाता है तो उस स्थिति में भी वो मैरिज अंडर सेक्शन 11 में वॉइड एब इनिशियो होगी। जबकि शून्य करणीय विवाह वैध विवाह के समान होता है जब तक कि एग्रीड पार्टी कोर्ट में जाकर के अंडर सेक्शन 12 में उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा लेती। अब यदि इसके ग्राउंड्स के बारे में बात की जाए कि भाई किन आधारों पर किसी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज कहा जा सकता है, शून्य विवाह कहा जा सकता है, तो इसके 4 ग्राउंड हैं। फर्स्ट है इम्पोटेंसी, नपुंसकता। सेकंड ग्राउंड सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 मेंटल कैपेसिटी, मानसिक सामर्थ्य। थर्ड ग्राउंड फोर्स एंड फ्रॉड, बल या छल। एंड फोर्थ ग्राउंड प्री मैरिज प्रेगनेंसी। इन 4 ग्राउंड्स में से किसी भी एक ग्राउंड पर मैरिज को सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज मानी जाती है और उसे कोर्ट में चैलेंज करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। नपुंसकता, मानसिक सामर्थ्य, बल या छल या विवाह पूर्व गर्भधारण। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोटेंसी क्या है। देखिए, हमारे जो बेयर एक्ट में इम्पोटेंसी को डिफाइन किया गया है उसमें यह बताया गया है कि मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोटेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट, मतलब प्रतिपक्षी की नपुंसकता के कारण विवाह उत्तर संभोग नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, ओरिजिनल जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 था उसमें इम्पोटेंसी को दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया था। उसमें यह कहा गया था, इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज वन ऑफ द पार्टी टू द मैरिज वाज इम्पोर्टेंट एंड कंटिन्यूड सो टू बी टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। मतलब कि भाई विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार नपुंसक था और पिटीशन फाइल करते समय नपुंसक बना रहा था। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि पिटिशनर इसे प्रूव नहीं कर पाता था, क्योंकि पिटिशनर को 2 बातें प्रूव करनी होती थी। पहला कि भाई एट द टाइम ऑफ द मैरिज वन ऑफ द पार्टी टू द मैरिज वाज इम्पोर्टेंट। एक बात उसे ये साबित करनी होती थी कि भाई विवाह के समय ये जो रेस्पोंडेंट है ये नपुंसक था, और दूसरी बात उसे ये साबित करनी होती थी कि जिस समय पिटीशन फाइल की जा रही है उस समय भी वो नपुंसक बना रहा है। इसे प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता था।
तो मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इस प्रोविजन को हटा करके और वर्तमान में जो हमारा प्रोविजन है कि मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट, प्रतिपक्षी की नपुंसकता के कारण विवाह उत्तर संभोग नहीं हुआ है। लेकिन इस प्रोविजन में भी इम्पोर्टेंसी को डिफाइन नहीं किया गया है, इम्पोर्टेंसी वर्ड को क्लियर नहीं किया गया है। तो फिर इम्पोर्टेंसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेज के थ्रू हम इम्पोर्टेंसी का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इम्पोर्टेंसी किसे कहते हैं, नपुंसकता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस पर एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दिग्विजय सिंह वर्सेज प्रताप कुमारी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंसी की बड़ी सुंदर ढंग से व्याख्या की है। ए पार्टी इज इंपोर्टेंट इफ हिज और हर फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन मेक द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। भाई दोनों पक्षों में से वह पक्ष नपुंसक कहलाएगा जो अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण विवाह को संसिद्ध करने में असमर्थ है, वो मैरिज को कंज्यूमेट नहीं कर सकता। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इनविंसिबल एंड persistent repugnance invincible and persistent repugnance on the part of the respondent to make the consummation of the marriage amount to impotency। यदि ये इम्पोर्टेंसी इस प्रकार की है, किस प्रकार की, रेस्पोंडेंट की जो इम्पोर्टेंसी है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देने वाली है और लगातार अरुचि है समागम में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में परसिस्टेंट रिपग्नेंस है, तो उसे हम इम्पोर्टेंसी कहेंगे। एक दूसरा केस देखते हैं, सुवर्ण बेन वर्सेज चीनू बाई। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इम्पोर्टेंसी मीन्स इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स और इनएबिलिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज। मतलब नपुंसकता से तात्पर्य यह है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी व्यक्ति विवाह को संसिद्ध करने में असमर्थ है, समागम करने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को इंपोर्टेंट माना जाएगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। एक तीसरा केस देखते हैं, राजेंद्र वर्सेज शांति। इस केस में एक अलग तरीके से इसे इंटरप्रेट किया, बहुत अच्छा केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा a person who is capable of consummation of the marriage naturally or after surgical operation or medical treatment is not amount to impotency। देखिए कितना अच्छा केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दोनों पक्षों में से यदि कोई एक पक्ष नेचुरली इंटरकोर्स करने में कैपेबल है या मान के चलो ऑर्गन में कोई माल फॉर्मेशन है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है और उसे सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे पोटेंट माना जाएगा। या उसे कोई बीमारी थी, डिजीज थी और उसका मेडिकली उसे ट्रीट किया गया और उसके बाद वो ठीक हो जाता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कैपेबल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम पोटेंट मानेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे।
अब इस तरीके से हमने ये देखा इन 3 केसेज के थ्रू कि भाई इम्पोर्टेंसी का मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंसी की डेफिनेशन क्या है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ इम्पोर्टेंसी। नपुंसकता कितने प्रकार की होती है? देखिए, नपुंसकता 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, फिजिकल इम्पोर्टेंसी और सेकंड मेंटल इम्पोर्टेंसी और साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी। पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल इम्पोर्टेंसी की, शारीरिक नपुंसकता की। देखिए, शारीरिक नपुंसकता, फिजिकल इम्पोर्टेंसी यूनिवर्सल इम्पोर्टेंसी होती है, एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंसी होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से नपुंसक माना जाता है। जैसे कोई माल फॉर्मेशन हो, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द ऑर्गन हो, तो ऐसे केसेज में हम ये कहते हैं कि ये फिजिकल इम्पोर्टेंसी है। इससे रिलेटेड कुछ केसेज हैं हमारे पास, ए वर्सेज बी, गणेश वर्सेज हस्तुबेन, लक्ष्मी वर्सेज बाबूलाल, एंड एक तीसरा केस, जो फोर्थ केस, जो अभी मैं डेफिनेशन, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंसी की डेफिनेशन डिस्कस की थी, राजेंद्र वर्सेज शांति देवी। देखिए, इसमें कभी कभी आप क्या करते हो कि फिजिकल इंपोर्टेंसी के केस को मेंटल इंपोर्टेंसी में लिख देते हो, मेंटल इंपोर्टेंसी के केस को फिजिकल इंपोर्टेंसी। तो इसका ध्यान रखा जाए आंसर देते समय कि भाई फिजिकल इंपोर्टेंसी में हमें कौन सा केस देना है, मेंटल इंपोर्टेंसी में हमें कौन सा केस देना है। तो फिजिकल इंपोर्टेंसी के हमारे पास ये 4 केस हैं, ए वर्सेज बी, गणेश वर्सेज हस्तुबेन, लक्ष्मी वर्सेज बाबूलाल एंड राजेंद्र वर्सेज शांति देवी। ये दरअसल जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द ऑर्गन, एनी माल फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड केस हैं। इन्हें आप बुक में देख लेना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं मेंटल इंपोर्टेंसी, मानसिक नपुंसकता। इसे इमोशनल इंपोर्टेंसी भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी भी। मनोवैज्ञानिक नपुंसकता, मॉरल रिपग्नेंस टू द सेक्सुअल एक्ट, साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी। दरअसल इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टी फिजिकली तो फिट होती है बट मेंटली अनफिट फॉर कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज। मानसिक रूप से वो उनकी एक मॉरल रिपग्नेंस होती है, और ऐसी स्थिति में भी हम ये कह सकते हैं, चाहे वो फिजिकली फिट क्यों ना हो, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी यदि वो मॉरली रिपग्नेंस है टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट, तो उस स्थिति में भी हम उसे मेंटल इंपोर्टेंट मानेंगे, मानसिक रूप से नपुंसक मानेंगे। इससे रिलेटेड जो केसेज हैं वो एम वर्सेज एस एंड जगदीश वर्सेज सीता देवी। फर्स्ट केस में हस्बैंड वाइफ 3 डे एंड नाइट साथ साथ रहे, बट हस्बैंड फेल्ड टू कंज्यूमेट द मैरिज, कोर्ट हेल्ड दैट हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट। सेकंड केस में भी वेयर ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ द मैरिज हस्बैंड tried to consummate the marriage, but wife did not allow him to do so by saying she was compelled to marry with him against her wish। तो कोर्ट ने डिसाइड किया भाई ये केस दूसरे तरीके का है। उस महिला ने ये कहा था कि मुझे मेरी जो मैरिज है मेरी इच्छा के विरुद्ध की गई है, इसलिए उसे इम्पोर्टेंट नहीं माना, और दूसरी तरीके से इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम थी, इसलिए क्योंकि उसने कहा मेरी तो मैरिज ही मेरी इच्छा के विरुद्ध की गई है, इसलिए मैं आपके साथ
इंटरकोर्स नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ इंपोर्टेंसी हमने डिस्कस कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और हम लोगों को भी उसका ज्यादा नॉलेज नहीं होता, कि भाई हमारे पास एक वर्ड है, इसे हिंदी में कहते हैं बांझपन। तो देखिए, क्या नपुंसकता में बांझपन शामिल है? वेदर वेयरनेस और स्टरलिटी इंक्लूड इन द इम्पोर्टेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस, सेवंती वर्सेज भाऊराव। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि भाई बेयरनेस और स्टरलिटी इज नॉट इंक्लूड इन द इम्पोर्टेंसी। क्यों? क्योंकि बांझपन एक अलग प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंसी, जिसके बारे में हम ये कहते हैं इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट, ये एक अलग समस्या है। इसलिए सोसाइटी में लाखों ऐसे कपल हैं जो मैरिज को कंजूमेट करने की स्थिति में तो हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने में, प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन में वो इनकेपेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें नपुंसक नहीं मानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि भाई बांझपन नपुंसकता में शामिल नहीं है। और जहां तक बात, जो एक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, कंज्यूमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमेशन? इसे भी ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है कि भाई फुल एंड कंप्लीट पेनिट्रेशन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्डिनरी और कंप्लीट इंटरकोर्स, दो degree of sexual satisfaction obtained by the party is absolutely irrelevant। ये इस समागम को उन्होंने डिफाइन किया। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। मैरिज विद एनएच। एनएच, एनएच जानते हो? एनएच का मतलब होता है थर्ड जेंडर के लिए। तो हमारे सामने यहाँ एक दूसरी ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई यदि कोई व्यक्ति इस थर्ड जेंडर, इस उभयलिंगी व्यक्ति के साथ कोई मैरिज करता है तो इस मैरिज की वैलिडिटी क्या होगी? तो देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में भी नेट में एक बार एग्जाम आया था और इसको पूछा गया था, मेधा तिथि। हिंदू धर्मशास्त्र है एक मेधा तिथि, और इस मेधा तिथि में यह कहा गया है कि एनएच हैज ए प्राइमरी राइट ऑफ द मैरिज, यानी कि इस उभयलिंगी को भी विवाह करने का प्राथमिक अधिकार है। तो यदि हम इसकी लीगल वैलिडिटी देखें हमारे एक्ट में, तो जो कोई भी व्यक्ति एनएच से मैरिज करता है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी, वॉइडेबल मैरिज एज वेल एज वैलिड मैरिज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज नॉट मियरली सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज कोइबिटेशन, कंसोर्टियम। तो एक व्यक्ति यदि किसी एनएच के साथ एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ रहता है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 12 में वो वॉइडेबल है, और वॉइडेबल एज वेल एज वैलिड मैरिज जब तक कि कोर्ट में जाकर के उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तो एक और भी इससे बढ़कर के बात की गई है, एक नियोग सिस्टम होता था। और इस नियोग सिस्टम से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे छत्रज कहा जाता था। तो यानी कि जब भी इम्पोर्टेंसी के कारण, हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी के कारण कोई महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती थी तो नियोग सिस्टम से वो बेटे या बेटी को जन्म देती थी।
ऐसी संतान को छत्रज कहा जाता था और ऐसी संतान अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में शेयर भी लिया करती थी। अब एक तीसरी प्रॉब्लम इसमें जो है कि भाई एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन। इस माइकल जैक्सन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि माइकल जैक्सन बायोलॉजिकल मेल था, लेकिन बाद में उसने अपना सेक्स चेंज करवा लिया और वो फीमेल हो गया। तो ये प्रॉब्लम अब हमारे पास है कि किसी ऐसे व्यक्ति से, कैसे व्यक्ति से, जो आर्टिफिशियल मेल है या आर्टिफिशियल फीमेल है। आर्टिफिशियल किस सेंस में कि वो बायोलॉजिकल तो मेल था, लेकिन उसने सोचा कि ऊपर वाले ने अपन को गलत मेल बना दिया है, तो उसने अपना सेक्स चेंज करवा लिया और वो फीमेल बन गया। या वो बायोलॉजिकल फीमेल थी और उसने सोचा नो, मुझे तो मेल बनना है, तो उसने सेक्स चेंज करवाया और वो मेल बन गई। क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ जो मैरिज की जाती है उस मैरिज की वैलिडिटी क्या है? तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसे व्यक्तियों के साथ मैरिज नल एंड वॉइड मैरिज मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि मेल एंड फीमेल मीन्स बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल, नॉट आर्टिफिशियल मेल, आर्टिफिशियल फीमेल। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैरिज बिटवीन टू मेल वॉइड, मैरिज बिटवीन टू फीमेल वॉइड। क्योंकि आजकल कुछ ऐसा भी हमारे देश में चलने लग गया है, यानी कि इंग्लैंड यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी हवा धीरे धीरे इधर आने लग गई है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ने को मिला था कि मुंबई से एक लड़की जयपुर आई और जयपुर की एक लड़की को भगा के ले गई, यानी कि उसके साथ उसने मैरिज कर ली। तो ऐसी मैरिजेज हमारे यहाँ, क्योंकि अभी इस समय को आने में शायद टाइम लगेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये भी समय आए। तो ऐसी स्थिति में दो पुरुषों के बीच में यदि मैरिज की जाती है तो ऐसी मैरिज वॉइड होगी। दो महिलाओं के बीच में कोई मैरिज की जाती है तो ऐसी मैरिज भी वॉइड होगी। इससे रिलेटेड एक केस है हमारे पास, कॉर्बेट वर्सेज कॉर्बेट। तो इस तरीके से मैरिज भी दो हिंदुओं के बीच में, कैसे हिंदूज के बीच में, बायोलॉजिकल मेल एंड बायोलॉजिकल फीमेल होना चाहिए। अब एक अलग से यदि हम डिस्कस करें इसी में कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ, जब इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर होगा? तो भाई नेचुरल है, बर्डन ऑफ प्रूफ तो पिटिशनर पर ही होगा। लेकिन यह दिक्कत तो दूसरे पक्षकार में है। पिटिशनर ऐसे इस प्रॉब्लम को कैसे साबित करेगा? तो इसके लिए कोर्ट रेस्पोंडेंट से यह कह सकता है कि भाई वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, बट कोर्ट हैज नो पावर टू कंपेल द रेस्पोंडेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। न्यायालय को फैमिली मैटर्स में रेस्पोंडेंट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि रेस्पोंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन को रिफ्यूज कर देता है तो कोर्ट कैन टेक एडवर्स इन्फेरेंस अगेंस्ट हिम। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट विपरीत उपधारणा कर सकता है कि भाई हमने इसे आदेश दिया और इसने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। इस तरीके की प्रिजम्पशन ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। तो आज हमने इम्पोर्टेंसी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में फोर्स एंड फ्रॉड प्री मैरिज प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।